नमस्कार दोस्तों। राजनीति शास्त्र एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि यह नया साल आप सभी के लिए सफलता, स्पष्टता और चयन की दिशा में एक निर्णायक वर्ष साबित हो। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, यूकेपीएससी लेक्चरार पॉलिटिकल साइंस का नोटिफिकेशन 30 दिसंबर को जारी हो चुका है और अब यह पूरी तरह स्पष्ट है कि परीक्षा आयोग द्वारा निर्धारित तिथियों के अनुसार ही आयोजित की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपनी तैयारी को उसी रणनीति और सीरियसनेस के साथ आगे बढ़ा रहे होंगे। इसी क्रम में दोस्तों, आज से मैं इस चैनल पर यूकेपीएससी लेक्चरार पॉलिटिकल साइंस की पीवाईक्यू एनालिसिस सीरीज को अब 5 प्रश्नों की जगह अब हर वीडियो में 10 प्रश्नों का डिटेल्ड एनालिसिस किया जाएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि हर तीसरे दिन एक नया वीडियो इस चैनल पर आप सभी के लिए उपलब्ध हो। लक्ष्य यह है कि फरवरी महीने तक पूरी पीवाईक्यू सीरीज को सिस्टमेटिकली कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि आप सभी को यह स्पष्ट समझ मिल सके कि आयोग किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है, किन विषयों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है और आने वाली परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्नों की संभावना बनती है। दोस्तों, जो छात्र इस चैनल पर नए हैं, उन्हें मैं संक्षेप में बता दूं कि राजनीति शास्त्र एकेडमी पर पिछले 2 वर्षों के यूकेपीएससी लेक्चरार पॉलिटिकल साइंस की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसके 20 पार्ट हो चुके हैं। इन वीडियोज में हमने केवल प्रश्नों के उत्तर ही नहीं दिए हैं, बल्कि हर प्रश्न का एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस भी किया है। यानी यह समझने की कोशिश की है कि आयोग की सोच क्या है, प्रश्न किस पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं और किस दिशा में तैयारी करने से सिलेबस को कम समय में प्रभावी ढंग से कवर किया जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आपका लक्ष्य यूकेपीएससी लेक्चरार पॉलिटिकल साइंस में सिलेक्शन लेना है, तो यह पीवाईक्यू सीरीज आपकी तैयारी को एक नई दिशा और स्पष्ट रणनीति देने में निश्चित रूप से मदद करेगी। वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। तो आज हम प्रश्न नंबर 101 से शुरू करते हैं। जो हमारा यूकेपीएससी लेक्चरार पीवाईक्यू सीरीज 2021 वाला चल रहा है, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है, आइए मूल क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किसने पद सोपान को क्रमिक प्रक्रिया की संज्ञा दी है? तो सही आंसर क्या है? बी, रिले एंड मुने ने। यहाँ रैली लिखा है, रिले है ये। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, जो क्वेश्चन आया है उसमें क्रमिक प्रक्रिया लिखा है, तो स्केलर प्रक्रिया इसको इंग्लिश में बोलते हैं। कभी कभी इंग्लिश वाला वर्जन ही सीधे डायरेक्ट देवनागरी लिपि में दे दिया जाता है, तो इंग्लिश वाला देखना भी जरूरी हो जाता है। ठीक, तो सही आंसर क्या है? रिले एंड मुनि। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखें तो हायरार्की यानी पदानुक्रम संगठन में आदेश देने और कार्य करने की एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था, जिसमें अधिकार ऊपर से नीचे की ओर और उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर की ओर चलता है। आइए स्केलर प्रोसेस का अर्थ समझते हैं। स्केलर मतलब क्या होती है? सीढ़ी या पंक्ति। ठीक, संगठन एक सीढ़ी लैडर की तरह होता है, जिसमें आदेश और जिम्मेदारी क्रमबद्ध तरीके से ऊपर से नीचे तक बहती है। यह सवाल संगठन और प्रशासनिक पदानुक्रम एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। आइए इसे सरल में हिंदी में विस्तार से समझते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से था, निम्नलिखित में से किसने पदानुक्रम को स्केलर प्रक्रिया प्रक्रिया कहा है? तो सही आंसर क्या था? रिले एंड मुनी ने। ठीक, हायरार्की का अर्थ क्या होता है? हायरार्की का अर्थ होता है आदेश और नियंत्रण की श्रृंखला, चेन ऑफ कमांड। ठीक, यानी संगठन में शीर्ष से नीचे तक आदेश और जिम्मेदारी का प्रवाह होता है। लूथर गुलिक और उर्विक ने हायरार्की को संगठन का आवश्यक तत्व बताया था, लेकिन मूने ने हायरार्की को स्केलर प्रोसेस, पैमाने की प्रक्रिया कहा है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1931 में लिखा है कि हायरार्की इज द स्केलर प्रोसेस, द चेन ऑफ सुपीरियर्स रेंजिंग फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटी टू द लोवेस्ट रैंक। यानी
पदानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें अधिकार और आदेश ऊपर से नीचे तक क्रमवार प्रवाहित होते हैं। बाद में रिले ने भी मुने के साथ मिलकर इस अवधारणा को और विकसित किया, इसलिए कई जगह रिले एंड मुने का संयुक्त नाम आता है, जैसे इस क्वेश्चन में था, ऑप्शन में था। तो सही आंसर क्या था? रिले एंड मोने। निष्कर्ष या संक्षेप में देखें तो हायरार्की आदेश और जिम्मेदारी की श्रृंखला है। मोने एंड रिले ने इसे कहा है क्या? स्केलर प्रोसेस, यानी अधिकार ऊपर से नीचे तक क्रमिक रूप से बहता है। मुन्ने की प्रमुख पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिलेबस की बात करें तो यह प्रश्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्की, स्पैन ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ कमांड से जुड़ा है। एग्जाम रेफरेंस की बात करें तो यह क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग देख लीजिएगा। आगे एक क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए मूल क्वेश्चन को देखते हैं। मूल क्वेश्चन आया था, किसने संगठन के आधार के रूप में 4P का समर्थन किया था? तो सही आंसर है लूथर गुलिक ने। आइए इसको समझते हैं। सही आंसर लूथर गुलिक है। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखें तो लूथर गुलिक और उर्वरिक ने प्रशासनिक सिद्धांतों पर कार्य किया। गुलिक ने संगठन के आधार को 4P में समझाया। 4P ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या थे? पर्पस पहला, जिसका हिंदी में मतलब उद्देश्य होता है। संगठन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य। ठीक है। प्रोसेस यानी प्रक्रिया, कार्य करने की विधि, तकनीकी, जैसे लेखांकन, इंजीनियरिंग। पर्सन, पर्सन्स यानी व्यक्ति, संगठन में शामिल लोग जैसे कर्मचारी, विशेषज्ञ। प्लेस स्थान, कार्य करने का भौगोलिक क्षेत्र जैसे विभाग, राज्य, देश। आसान भाषा में समझे तो गुलिक ने कहा कि किसी भी संगठन को समझने के लिए हमें देखना चाहिए कि वह क्यों, यानी पर्पस, कैसे, प्रोसेस, कौन, पर्सन्स और कहाँ, प्लेस के आधार पर काम करता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो ए भी गलत था। वुड्रो विल्सन, इन्हें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जनक कहा जाता है, पर 4P का विचार इनका नहीं था। LD वाइट वाला ऑप्शन भी गलत था। इन्होंने इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक लिखी 1926 में। हार्वर्ड साइमन भी गलत था ऑप्शन में। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग पर काम किया। 4P इन्होंने नहीं दिया। सही आंसर हमारा डी वाला हो जाता है। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो लूथर गुलिक ने संगठन और प्रशासन का दूसरा सिद्धांत भी दिया, पोस्ट गॉव। पोस्ट गॉव बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। बार बार पूछा जाता है। 4P किसने दिया? लूथर गुलिक ने। और पोस्ट कॉर्ब किससे जुड़ा है? गुलिक से जुड़ा है। सिलेबस की बात करें तो यहाँ प्रश्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लूथर गुलिक, पोस्ट कॉर्ब और 4P से जुड़ा हुआ है। एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है और आने की इसकी कितनी संभावना है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मूल क्वेश्चन आया था, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो सही आंसर है LD वाइट। ठीक, आइए इसको समझते हैं। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखें तो LD वाइट आधुनिक लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख विद्वान हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926 में इन्होंने लिखा। यह पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन के व्यवस्थित अध्ययन की पहली अकादमिक पुस्तक मानी जाती है। कौन सी? LD वाइट की इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। महत्व क्या है इसका? इस पुस्तक में उन्होंने प्रशासन को कानून का विस्तृत और व्यवस्थित अनुप्रयोग बताया। LD वाइट ने प्रशासन को एक व्यवहारिक और स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया। आसान भाषा में समझें तो लोक प्रशासन एक विषय के रूप में मान्यता तभी मिली जब LD वाइट ने 1926 में यह किताब लिखी। बाकी विकल्पों की बात करें तो ऑप्शन ए H वॉलकर, लोक प्रशासन पर इनकी कोई प्रसिद्ध पुस्तक नहीं है। वुड्रो विल्सन, इन्हें फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। ऐसे द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887, लेकिन यह पुस्तक उनके द्वारा नहीं
लिखी गई जो क्वेश्चन में दी गई थी। हर्बर्ट साइमन की बात करें, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 में लिखी। डिसीजन मेकिंग थ्योरी इन्होंने दी, लेकिन क्वेश्चन से संबंधित बुक इनकी नहीं थी। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो वुडरो विल्सन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जनक हैं। एल डी वाइट पहला अकादमिक लेखन 1926 में इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हार्वर्ड साइमन की बात करें तो इनका योगदान है डिसीजन मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो एल डी वाइट है। और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के लेखक कौन है? हार्वर्ड साइमन। सिलेबस की बात करें तो यह प्रश्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वुडरो विल्सन, एल डी वाइट, साइमन से जुड़ा हुआ है। एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है और आने की इसकी कितनी संभावना रहेगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आइए मूल क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में पोस्ट कॉर्प के रूप में व्यक्त किया। लोक प्रशासन के क्षेत्र को पोस्ट कॉर्प के रूप में व्यक्त किया है। इसमें सीओ का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य क्या है? कोऑर्डिनेशन। देखो, आपको इसका पूरा नाम रट लेना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए इसको समझते हैं। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखें तो लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन का कार्यक्षेत्र समझाने के लिए पोस्ट कॉर्प शब्द का प्रयोग किया। पोस्ट कॉर्प का पूरा नाम क्या है? देखो, पी से प्लानिंग है, योजना बनाना। ओ से ऑर्गेनाइजिंग, संगठन करना। एस से स्टाफिंग, कर्मचारी नियुक्त करना। डी से डायरेक्टिंग, निर्देशन करना। और सी ओ को से कोऑर्डिनेशन है, समन्वय करना। और आर से रिपोर्टिंग है। और बी से बजटिंग है, बजट बनाना। आसान भाषा में समझे तो पोस्ट कोड का मतलब है प्रशासनिक कार्यों को 7 भागों में बांट कर देखना। और इसमें सीओ का अर्थ है कोऑर्डिनेशन, यानी सभी विभागों और कर्मचारियों में तालमेल बिठाना। ठीक। बाकी विकल्पों की बात करें तो कॉरपोरेशन, ये बिल्कुल गलत था। ठीक, पोस्ट कोऑप का हिस्सा नहीं है ये। और कोऑपरेशन, सहकारिता, भी बिल्कुल गलत है। सहकारिता प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है, पर पोस्ट कोर्प में सीओ का अर्थ यह नहीं बताता। कंपनी, इसका कोई संबंध नहीं है। और अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो लूथर गुलिक ने 1937 में पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक में पोस्ट कोर्प का सिद्धांत दिया। और पोस्ट कोर्प को प्रशासन के कार्यात्मक दृष्टिकोण, फंक्शनल अप्रोच का उदाहरण माना जाता है। बार बार पूछा गया, पोस्ट कोर्प किसने दिया? लूथर गुलिक ने। पोस्ट कोर्प में सीओ का अर्थ क्या है? कोऑर्डिनेशन। और यह किस पुस्तक से जुड़ा है? तो पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937। सिलेबस की बात करें तो यह प्रश्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पोस्ट कोड, लूथर गुलिक से जुड़ा हुआ है। और एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है और आने की कैसी की या कितनी संभावना इसकी रहेगी। बात करते हैं 105 नंबर के क्वेश्चन की। आइए मूल क्वेश्चन को देखें। तो क्वेश्चन आया था, ओम्ब्ड्समैन की संस्था का सर्वप्रथम अभ्युदय कहाँ हुआ था? सही आंसर है बी, स्वीडन में। आइए इसको समझते हैं। देखो, जो क्वेश्चन आया है, ओम्ब्ड्समैन लोकपाल इसको हिंदी में बोलते हैं, यह सबसे पहले किस देश में अस्तित्व में आया? तो स्वीडन में आया। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखें तो ओम्ब्ड्समैन एक स्वतंत्र संस्था जिसका काम सरकारी अधिकारियों के कामकाज पर नजर रखना और जनता की शिकायतों की जांच करना है। सबसे पहले यह संस्था स्वीडन में 1809 में स्थापित हुई। बाद में यह मॉडल कई यूरोपीय देशों, अमेरिका और भारत में अपनाया गया। आसान भाषा में समझे तो ओम्ब्ड्समैन जनता का प्रहरी, वॉचडॉग है, जो सरकार के गलत कामों को या गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाता है। इसका जन्म स्थान कहाँ है? स्वीडन, 1809 में। बाकी विकल्प गलत है, इन्होंने बाद में अपनाया। जैसे डेनमार्क में बाद में यह व्यवस्था आई। हॉलैंड या नीदरलैंड की बात करें तो यहाँ भी ये बाद में आई। और जर्मनी, यहाँ भी संस्था स्वीडन से प्रेरित होकर बाद में आई। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 से लोकपाल की स्थापना होती है। पहला लोकपाल किसे बनाया गया? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को 2019 में। ठीक। और राज्य में इसको कहते हैं लोकायुक्त। लोकायुक्त की व्यवस्था, सेंटर में लोकपाल।
बार बार पूछा गया, ओम्बड्समैन सबसे पहले कहाँ बना? स्वीडन 1809। भारत में लोकपाल कब बना? 2013 में अधिनियम आया और 14 से लागू हुआ। सिलेबस की बात करें तो यह प्रश्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, ओम्बड्समैन, लोकपाल, लोकायुक्त से जुड़ा हुआ है। एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो कि कितने इम्पोर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन की आने की कितनी संभावना है। यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में यह क्वेश्चन बार बार आया है। बात करते हैं 106 नंबर के क्वेश्चन की। तो मूल क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आया था, उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण हेतु निम्न संचालित परियोजनाओं या कार्यक्रमों में से कौन सा एक कार्यक्रम केंद्र सहायतित है? तो सही आंसर है किशोरी शक्ति योजना। ठीक, आइए इसको समझते हैं। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखें तो किशोरी शक्ति योजना यह भारत सरकार केंद्र प्रायोजित योजना यह 2000-2001 में शुरू की गई थी। उद्देश्य क्या है? 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं का पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास। यह योजना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज (आईसीडीएस) की सहायक योजना है। उत्तराखंड समेत सभी राज्यों में यह लागू है। आसान भाषा में समझे तो किशोरी शक्ति योजना केंद्र सरकार की मदद से चलती है। इसका मकसद है कि किशोरी लड़कियों सेहतमंद और शिक्षित हों और आत्मनिर्भर बने। बाकी विकल्पों की बात करें तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल की बात करें तो यह भी केंद्र की योजना है, लेकिन विशेष रूप से मंत्रालय महिला एवं विकास मंत्रालय की है। उत्तराखंड में भी है, पर सीधे महिला सशक्तिकरण योजना के संदर्भ में यूपीपीएससी ने सही उत्तर ए माना है। तिलु रोतेली पुरस्कार की बात करें तो यह उत्तराखंड सरकार की राज्य स्तरीय योजना है, राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु। और नंदा गौरा योजना की बात करें, यह भी उत्तराखंड सरकार की योजना है। इसका उद्देश्य बेटियों को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक सहायता देना है। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो किशोरी शक्ति योजना 2000 में केंद्र सहायता प्राप्त आईसीडीएस से जुड़ी है। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में केंद्र की एक और योजना है बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए। उत्तराखंड सरकार की जो राज्य योजना है, नंदा गौरा योजना, गौरा देवी कन्या धन योजना और तिलु रोतेली पुरस्कार। बार बार पूछा जाता है किशोरी शक्ति योजना कब शुरू हुई? 2000-2001 में। और इसका उद्देश्य क्या था? किशोरियों का स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा से संबंधित। सिलेबस की बात करें तो यह प्रश्न इंडियन पॉलिटी एंड पब्लिक पॉलिसी, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स, सेंटर एंड स्टेट स्कीम से जुड़ा है। महत्व कहाँ कहाँ ये पूछा जाता है, आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मूल क्वेश्चन आया था, उत्तराखंड शासन के दृष्टिकोण में प्रशासन पर जनता द्वारा नियंत्रण स्थापित करने के लिए किस साधन को सबसे अधिक उपयुक्त माना है? देखो, वैसे तो आरटीआई 2005 इंपॉर्टेंट है, लेकिन उत्तराखंड शासन के दृष्टिकोण में तो सही आंसर हो जाता है सेवा का अधिकार 2011। आइए इसको समझते हैं। वैसे पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन देखते हैं। यह 2005 में आया है। यह कानून जनता को यह अधिकार देता है कि वो सरकार या प्रशासन से किसी भी कार्य, निर्णय या खर्च से जुड़ी जानकारी मांग सके। इससे जनता सीधे प्रशासन को जवाबदेह बना सकती है। लेकिन उत्तराखंड सरकार की दृष्टि में देखें तो प्रश्न में उत्तराखंड सरकार की दृष्टि में इन व्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड वाक्यांश महत्वपूर्ण है। हालांकि सरकारें औपचारिक रूप से किसी एक उपकरण को सर्वश्रेष्ठ घोषित नहीं करती, वे अक्सर ऐसे सुधारों को बढ़ावा देती हैं जो सीधे नागरिकों को सशक्त करते हैं। दिए गए विकल्पों में प्रशासन पर जनता का नियंत्रण स्थापित करने के लिए सबसे प्रभावी और प्रत्यक्ष उपकरण आरटीआई है। अगर आप सेंटर का एग्जाम दे रहे हो तो ये रहेगा। लेकिन अगर उत्तराखंड सरकार की दृष्टि की बात करें तो फिर राइट टू सर्विस 2011 है, सेवा का अधिकार अधिनियम 2011। परंतु यदि केवल एक विकल्प चुनना हो तो अक्सर आरटीआई को ही सार्वजनिक नियंत्रण का सबसे मौलिक उपकरण माना जाता है, क्योंकि यह पारदर्शिता और जवाबदेही की नींव रखता है। लेकिन ये तब है जब सेंटर का एग्जाम हो। उत्तराखंड के हिसाब से आपको सी ही चुनना है, क्योंकि उत्तराखंड आयोग यही मानता है। बात करें इनका कंपैरिजन देखें या इनको अलग से देखें तो आरटीआई 2005 का कार्य क्या है? यह नागरिकों को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है। और प्रशासन पर नियंत्रण की बात करें तो यह पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करता है। जनता को पता चलता है कि निर्णय कैसे लिए गए और पैसा कहाँ खर्च हुआ। यह भ्रष्टाचार और मनमानी पर लगाम लगाने का मूल आधार है। राइट टू सर्विस की बात करें,
2011 यह नागरिकों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर सार्वजनिक सेवाएं जैसे प्रमाण पत्र, लाइसेंस प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है। यह दक्षता, एफिशिएंसी और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करता है। यदि कोई अधिकारी समय पर सेवा नहीं देता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। लोकायुक्त की बात करें तो यह शिकायत निवारण तंत्र है जो उच्च लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के आरोपों की जांच करता है। प्रशासन पर नियंत्रण की बात करें तो यह भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करता है, लेकिन यह सीधे जनता द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने का माध्यम नहीं है, बल्कि जांच का माध्यम है। अब लेजिस्लेटिव कंट्रोल की बात करें, यह विधायिका या विधानसभा द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण है। यह नियंत्रण जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, न कि सीधे जनता द्वारा। अब उत्तराखंड के संदर्भ में देखें तो उत्तराखंड राज्य ने जवाबदेही और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को हमेशा प्राथमिकता दी है। उत्तराखंड ने 2011 में ही सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया, जो यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक सेवाएं समय पर मिले। इसके अलावा उत्तराखंड ने एक मजबूत लोकायुक्त अधिनियम लाने का भी प्रयास किया था, हालांकि उसे लेकर कानूनी और राजनीतिक चुनौतियां रही हैं। निष्कर्ष हाँ, देखें तो प्रशासन पर सीधे जनता के नियंत्रण की दृष्टि से आरटीआई 2005 सूचना का अधिकार सबसे शक्तिशाली उपकरण है, क्योंकि यह लोकतंत्र में नागरिक सशक्तिकरण, सिटीजन एम्पावरमेंट का मूल मंत्र है, जो पारदर्शिता लाकर अन्य सभी प्रकार की जवाबदेही को संभव बनाता है। यदि प्रश्न सेवाओं के समय पर वितरण पर नियंत्रण से संबंधित होता तो सेवा का अधिकार, राइट टू सर्विस, सही होता, लेकिन सामान्य रूप से प्रशासन पर नियंत्रण के लिए आरटीआई सबसे मौलिक है उत्तराखंड की दृष्टि में। देखते हैं, बार बार पूछा जाता है आरटीआई कब लागू हुआ। 2005 में आरटीआई से जनता क्या कर सकती है? सरकार से सीधा जवाब कर सकती है। और उत्तराखंड राज्य सरकार की दृष्टि में सबसे अच्छा शासन या साधन कौन सा है? तो राइट टू सर्विस 2011। सिलेबस की बात करें तो यह प्रश्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, आरटीआई, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर से जुड़ा हुआ है। एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन 108 की। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आया था, लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं व्यवस्थित रूप से कार्यान्वित करने का नाम है। कानून को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासनिक क्रिया है। यह कथन किसके द्वारा प्रस्तुत किया किया गया है? मतलब तो वुड्रो विल्सन सही आंसर है। ठीक, आइए इसको समझते हैं। देखो, यह कथन वुड्रो विल्सन का है और वुड्रो विल्सन ने प्रशासन की जो परिभाषा दी है, वुड्रो विल्सन को अक्सर लोक प्रशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने यह कथन 1887 में अपने क्लासिक निबंध द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में दिया था। कथन का अर्थ है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ, यानी लोक प्रशासन कानून का एक विस्तृत और व्यवस्थित अनुप्रयोग है। विल्सन के अनुसार कानूनों का निर्माण राजनीति का काम है, और जबकि उन कानूनों को जमीन पर लागू करना प्रशासन का काम है। प्रशासन कानून को क्रियान्वित करने का एक व्यवस्थित तरीका है। एवरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज एन एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कानून का प्रत्येक विशेष अनुप्रयोग प्रशासन का एक कार्य है। इसका मतलब है कि किसी भी कानून को लागू करने के लिए किया गया हर छोटा बड़ा काम प्रशासन के दायरे में आता है। यह कथन राजनीति प्रशासन द्विभाजन, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी के विचार को रेखांकित करता है। यह नीति निर्माण को राजनीति से अलग रखता है और नीति क्रियान्वयन को प्रशासन के अंतर्गत लाता है। अन्य विकल्प की बात करें तो जे एम फिपनर की बात करें, इन्होंने संगठन और प्रबंधन के क्षेत्र में योगदान दिया, लेकिन यह परिभाषा उनकी नहीं थी। एल डी वाइट की बात करें, इन्होंने लोक प्रशासन को एक सार्वजनिक नीति को लागू करने वाली कार्यकारी शाखा के रूप में परिभाषित किया, लेकिन यह सटीक कथन उनका भी नहीं है। लूथर गुली की बात करें तो यह संगठन के सिद्धांतों, विशेषकर पोस्ट गॉव प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग आदि के लिए प्रसिद्ध है। बात करें सिलेबस की तो यह प्रश्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इवोल्यूशन एंड डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विल्सन, वाइट, गुलिक, फिफनर से जुड़ा हुआ है। एग्जाम इंपॉर्टेंसी आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मूल क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन आया था, संगठनात्मक इकाई जिसको योजना निर्मात्री या परामर्शदात्री, शोधकर्ता या समन्वयक की भूमिका का निर्वहन करना होता है, कहलाती है। क्या कहलाती है? तो स्टाफ कहलाती है। सही आंसर है। आइए इसको देखते हैं। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखें तो लाइन और स्टाफ थ्योरी प्रशासनिक संगठन का प्रमुख सिद्धांत है।
इसमें दो प्रकार की इकाइयाँ होती है। लाइन, इसका मतलब है प्रत्यक्ष कार्य करने वाली इकाई, आदेश देती है और कार्यान्वयन करती है, जैसे सेना में कमांडर या किसी विभाग का प्रमुख। और स्टाफ की बात करें तो यह अप्रत्यक्ष कार्य करने वाली इकाई है। इसका मुख्य काम है योजना बनाना, सलाह देना, शोध करना और समन्वय, कोऑर्डिनेशन। स्टाफ लाइन को सही निर्णय देने में मदद करता है। आसान भाषा में समझते हैं तो लाइन का काम करने वाला क्या है? लाइन काम करने वाला हाथ है, और स्टाफ यानी दिमाग जो योजना बनाता है, सलाह देता है और तालमेल करता है। तो आप समझ में आ गया होगा। बाकी विकल्पों की बात करें तो द लाइन क्या था, हमने पढ़ा है, यह काम करने और आदेश लागू करने वाली इकाई है, योजनाकार नहीं। और द लाइन एंड स्टाफ क्या है, अब इनकी बात करें तो यह पूरे ढांचे को दर्शाता है, और प्रश्न केवल प्लानर, एडवाइजर, रिसर्चर पर है, तो यह स्टाफ का काम है। और द एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यह निर्णय को लागू करने वाली इकाई है, शोध और योजना बनाने वाली नहीं। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो लाइन एंड स्टाफ कॉन्सेप्ट एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्यूल की संगठनात्मक थ्योरी से निकला है। स्टाफ का काम नीति और प्लानिंग बनाना है, जबकि लाइन उसे लागू करती है। बार बार पूछा गया, प्लानर, एडवाइजर, रिसर्चर किसका काम है? स्टाफिंग का, स्टाफ का। और लाइन की बात करें तो यह आदेश और कार्यान्वयन करता है। सिलेबस की बात करें तो यह प्रश्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ थ्योरी, रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा है। एग्जाम इंपॉर्टेंसी आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मूल क्वेश्चन आया था 110 नंबर का, नियंत्रण की सीमा के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? तो सही आंसर है अधीनस्थ कार्मिकों की वह संख्या जिसको एक प्रशासकीय अधिकारी प्रभावी रूप से निर्देशित कर सके। आइए इसको देखते हैं। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखें तो स्पेन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का विस्तार, किसी प्रबंधक या अधिकारी द्वारा प्रभावी रूप से नियंत्रित और निर्देशित किए जा सकने वाले अधीनस्थों की संख्या है। यह संगठन सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू है। अगर अधीनस्थों की संख्या बहुत अधिक हो जाए तो नियंत्रण और संचार कमजोर हो जाता है। अगर अधीनस्थों की संख्या बहुत कम है तो संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। उदाहरण से समझो, यदि एक प्रधानाचार्य के अधीन 500 शिक्षक सीधे रिपोर्ट करें तो प्रभावी नियंत्रण संभव नहीं होगा। लेकिन अगर 10-15 विभागाध्यक्ष हों और प्रत्येक विभागाध्यक्ष अपने विभाग के शिक्षकों को संभालें तो नियंत्रण आसान और प्रभावी होगा। बाकी विकल्प की बात करें तो वन सुपीरियर ऑर्डर ओनली, यह यूनिटी ऑफ कमांड सिद्धांत है, न कि स्पेन ऑफ कंट्रोल का। और कंट्रोल ऑफ सुपरविजन की बात करें, यह सामान्य परिभाषा है, लेकिन सटीक अर्थ केवल अधीनस्थों की संख्या से है। नंबर ऑफ पीपल की बात करें कंट्रोल की, तो यह भी अधूरा है, क्योंकि स्पेन ऑफ कंट्रोल केवल संख्या नहीं है बल्कि प्रभावी रूप से नियंत्रित की जा सकने वाली संख्या है। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो स्पेन ऑफ कंट्रोल की अवधारणा सबसे पहले ग्रेग कुनास ने 1933 में स्पष्ट किया था। ग्रेग कुनास ने गणितीय रूप से बताया कि जैसे जैसे अधीनस्थ बढ़ते हैं, संबंधों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। आधुनिक संगठनों में ऑप्टिमल स्पेन ऑफ कंट्रोल 6 to 12 अधीनस्थ मानी जाती है। बार बार पूछा जाता है, स्पेन ऑफ कंट्रोल किससे जुड़ा है? अधीनस्थों की संख्या से। और यूनिटी ऑफ कमांड किससे जुड़ा है? एक ही वरिष्ठ से आदेश लेने से। सिलेबस की बात करें तो यह प्रश्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्की, स्पेन ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ कमांड से जुड़ा हुआ है। और एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज के ये प्रश्न और उनका विश्लेषण आपके लिए उपयोगी साबित हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सबसे ज़रूरी राजनीति शास्त्र एकेडमी को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला पार्ट और आने वाली सीरीज़ का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जिन लोगों ने पिछले वीडियो अब तक नहीं देखे हैं वो पहले के पार्ट जरूर देखें, क्योंकि हर वीडियो पिछले वीडियो से जुड़ा हुआ है। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल राजनीति शास्त्र एकेडमी को जरूर ज्वाइन करें, जहां आपको फ्री एग्जाम मटेरियल्स, यूकेपीएससी पॉलिटिकल साइंस के करंट अफेयर्स अपडेट्स और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जिन छात्रों को इस पीवाईक्यू सीरीज की पीडीएफ खरीदनी है वो टेलीग्राम से सीधे ले सकते हैं। फिलहाल पहले 11 प्रश्नों का एनालिसिस पीडीएफ मैंने एक सैंपल के रूप में फ्री अपलोड किया है, उसे जरूर डाउनलोड करें और पढ़ें। पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें, क्योंकि सफलता एक दिन की मेहनत नहीं, हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद और शुभकामनाएं।